बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करने लगे हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। ये एक पूरा मैप बनाया हुआ है, इस मैप की सूरत में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन है क्या। बायोलॉजी की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ से मुराद यहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स है। यानी ऑर्गेनिज़्म का जो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज़्म की, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म की स्टडी से क्या मुराद है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। ऑर्गेनिज्म की स्टडी से मुराद ये है कि ऑर्गेनिजम्स के हर पहलू पर, यानी लाइफ के हर पहलू, हर एस्पेक्ट को स्टडी करना कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑर्गेनिज्म किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से वो बीमारियों से निमटते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं। यानी हम ऑर्गेनिज्म के हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आम तौर पर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है वो ये होता है कि जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। तो क्या इस स्टडी ऑफ लाइफ को समझने के लिए या इसको स्टडी करने के लिए क्या हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि यस। लिविंग या ऑर्गेनिजम्स को या लाइफ को हम उस वक़्त तक स्टडी कर ही नहीं सकते जिस वक़्त तक हम उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी ना करें जो इस लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्लांट रखा हुआ है, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि उसकी सॉइल कैसी है, सॉइल के अंदर वाटर है या नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन उसकी है या नहीं है, कोई जड़ी-बूटियाँ वगैरह तो नहीं है कि जो उसकी खुराक वगैरह को हिस्सा जो है वो बाँट रही हैं, उसकी सूरज की रोशनी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। क्या ऐसी जगह पे नहीं तो वहाँ पर अंधेरा है, अंधेरे की जगह पे तो वो चीज़ मौजूद नहीं है। यानी ये अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टडी की हैं इसके अंदर जो कि नॉन लिविंग है। मिसाल के तौर पर वाटर है, सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अलावा सनलाइट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन हम बेसिकली स्टडी कर क्या रहे थे? हम प्लांट को स्टडी कर रहे थे, यानी लाइफ को स्टडी कर रहे थे, दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे थे। लेकिन उसकी स्टडी उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक उन तमाम फैक्टर्स को जो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं उनको हम स्टडी ना करें। तो लिहाजा इसका शॉर्ट सा जवाब ये है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी करते ही करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम कुछ नॉन लिविंग थिंग को भी इसके अंदर स्टडी करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकें। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि इसका पर्पस क्या है, हम क्यों बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। देखें, साइंस की स्टडी जो है वो क्या है? बेसिकली साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि हमें यूनिवर्स के बारे में बताता है, हमारी नेचर के बारे में बताता है। तो इस नेचर के दो पार्ट होते हैं, एक लिविंग पार्ट और एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। नॉन लिविंग लिविंग पार्ट जो होता है वो उसके अंदर हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की स्टडी जो है वो हम लिविंग वर्ल्ड की नेचर को समझने के लिए करते हैं। बायोलॉजिस्ट मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं और इन आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोसेस को वो दूसरे प्रोसेस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर जी फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेस्पिरेशन से क्या तल्लक है, रेस्पिरेशन जो है उसका फोटोसिंथेसिस से क्या तल्लक है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे से रिवर्स हैं। इसको हम बोलते हैं हमने इंटीग्रेट करना, एक प्रोसेस को दूसरे पे इंटीग्रेट करना। उसके बाद आता है जी स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी क्या है, यानी बायोलॉजी जो है वो उसकी स्टडी जो है उसका क्या स्कोप है, उसका दायरा-ए-इख्तियार आप कह सकते हैं कि वो क्या है। जैसे कि हमने बयान किया कि जो बायोलॉजी की डेफ़िनेशन जब हमने की थी, तो हमने देखा कि हम लाइफ़ के हर एस्पेक्ट को जो है वो स्टडी करते हैं और उससे हर जुड़े क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो क्या लाइफ़ के बारे में हर क्वेश्चन को स्टडी किया जाता है? और अगर ऐसा नहीं है, यानी कुछ आंसर्स जो क्वेश्चन्स हैं, उनको स्टडी नहीं किया जाता, तो फिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर बायोलॉजिस्ट मतलब नहीं ढूंढते, या दूसरे अल्फाज में वो उनसे मुतल्लिका क्वेश्चंस नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि वाई शुड बी देयर लाइफ, का लाइफ क्यों होना ज़रूरी है या इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ। देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लाइफ के बारे में तो हैं, लेकिन ये लाइफ की वर्किंग के बारे में नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है, वो ये आप ज़हन में रखिए कि बायोलॉजी में हम लाइफ की वर्किंग पढ़ते हैं कि वो वर्क किस तरह करती है।
वो लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ यहाँ पर है क्यों, इससे हमारा कोई सिरोकार नहीं है। इस सब हमारा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। इसलिए बायोलॉजिस्ट जो हैं ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी अपनी अपने कंसिडर नहीं करते। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा जी, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ है क्या? देखिए, लाइफ किसी मटीरियल चीज़ का नाम नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा एक प्रोसेस है जिसको हम बयान कर सकें। तो लाइफ को फिर कैसे पहचाना जाता है? देखिए, लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आप उसको जानते हैं। एक 5 साल 4 साल के बच्चे को भी अगर पूछा जाए तो वो भी बता सकता है कि एक चींटी जो है वो एक लिविंग थिंग है, एक हाउस फ्लाई लिविंग थिंग है, लेकिन अगर एक बुक वगैरह है तो वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन आप लाइफ की डेफिनिशन तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको पहचानेंगे फिर आप कैसे? देखें, लाइफ की डेफिनिशन नहीं है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? होता असल में ये है कि लाइफ को पहचानने के लिए कुछ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हैं। यानी अगर वो करैक्टरिस्टिक किसी चीज़ के अंदर पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग थिंग है, और अगर वो करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं पाए जाते तो हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग नहीं है। हम उस करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली लाइफ को पहचान रहे होते हैं कि इसके अंदर लाइफ है या नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, यानी ये वाली जो आपकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि इनके आप लोगों को पहले पता है कि जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर इस तरह से वे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसी तरह से इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, या हर एक के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है। दूसरा स्टेप, उसके दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के मिलकर बने हुए होते हैं और उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है फॉर देयर करैक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल्स पर मुश्तमिल ना हो। अगर कोई चीज़ सेल पर मुश्तमिल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर सेल के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम भी मौजूद होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को ज़ाहिर करने के लिए। इसकी मिसाल लीजिए, अगर आप एक अंडा एक मुर्गी का लेते हैं, एक अंडा आप कौवे का ले लें, और एक अंडा आप किसी और परिंदे का, चिड़िया वगैरह का ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कौवे के अंडे से कौवा ही निकलता है, कौवे का बच्चा निकलता है, और इसी तरह से मुर्गी के अंडे से जो है मुर्गी का बच्चा निकलता है। ये क्या चीज़ें होती हैं? असल में होता इस तरीके से है कि जब जिस सेल से कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो है वो बनता है या डेवलप करता है, तो उसके अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम पूरे का पूरा रखा हुआ होता है। वही जेनेटिक प्रोग्राम आगे जाके ये डिसाइड करता है कि इस सेल से आगे जाके क्या बनना है। यही वजह है कि कौवे के अंडे से कौवा ही निकलता है, कौवे का बच्चा निकलता है, सॉरी। इसके बाद दूसरी आगे करैक्टरिस्टिक है कि एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। ये भी एक करैक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स है। यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुराक को हासिल भी करते हैं और उसको फिर इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो एनर्जी है वो आप खुराक की सूरत में हासिल कर रहे होते हैं, और इसी तरह से वो आप जब डेली लाइफ का काम करते हैं तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स की, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी करैक्टरिस्टिक है। दूसरा चीज़ जो है वो ग्रो इन साइज़, कि साइज़ में ये ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें कि साइज़ एंड ग्रो का या ग्रो साइज़ का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर मतलब है कि एक सेल जो है वो या तो साइज़ में बढ़ता है या फिर नंबर में बढ़ता है या फिर दोनों में बढ़ता है। जब आप बच्चे थे तो उस वक़्त आप में सेल की तादाद कम थी, लेकिन अब आप बड़े हैं तो आप में सेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से आपका साइज़ ज़्यादा है। तो ये जो ख़ासूसियत पाई जाती है ये लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं पाई जाती। अगली करैक्टरिस्टिक्स है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके इंटरनल जितना भी एक सिस्टम है, एक जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट उनका जो है वो कायम दायम रहे। यानी अगर आप देखें तो आप गर्मियों में पसीना आता है, सर्दियों में आप कांपना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो ही गर्मी आती है तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो वो 37 पर सेट होता है। तो आपका इंटरनल टेम्परेचर 37 रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ही मैकेनिज्म होता है जो कि एक्टिव हो जाता है, और फिर आपके बॉडी टेम्परेचर को वो 37 पर सेट कर देता है। आपको पसीना आता है, और ये पसीना जो होता है, ये पानी जो होता है, ये वेपोरेट करता है और आपकी बॉडी को कूल रखता है। इसी तरह से आगे हम देखें रिप्रोडक्शन की इंतहाई अहम एक करैक्टरिस्टिक है लिविंग
ऑर्गेनिजम्स की कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग या औलादों को लेकर आते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऐसी नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन कर सके। वायरस के अंदर एक करैक्टरिस्टिक पाई जाती है जो कि अपनी नई नस्ल को लेकर आता है, और इसी वजह से इसी करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पर उसको लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों की दरमियान तस्वर किया जाता है। हालाँकि दूसरी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स उसकी हैं वो नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक है। सिर्फ़ यही करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाई जाती है, और इसी करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, यानी रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर उसको जो है वो शक की नज़र से देखा जाता है कि वो लिविंग थिंग्स के अंदर है या नहीं है। हालाँकि उसको लिविंग चीज़ नहीं माना जाता, फुली लिविंग चीज़ नहीं माना जाता। ती आगे जो है वो एक बहुत अहम करैक्टरिस्टिक है, वो है रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। यानी जो स्टिमुलस होते हैं उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्स करता है। अगर आपकी आँखों में सख्त रोशनी, तेज़ रोशनी को डाला जाए तो आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्स होता है। जब भी आपका किसी चीज़ को हाथ लगता है गर्म, तो फ़ौरन वो पीछे हट जाता है। यानी आप एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ये लिविंग चीज़, लिविंग थिंग्स की एक करैक्टरिस्टिक है, और ये करैक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ये बस थोड़ा-सा आप लोगों के लिए एक रफ़ सा काम था जो हमने आपके लिए किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे आप पहले चैप्टर के नोट्स भी हासिल कर सकेंगे। वो नोट्स लीजिए और उनको पढ़िए। यानी कि वो तमाम जो नोट्स बनाए गए हैं वो इसी हेडिंग की बुनियाद पर बनाए गए हैं। इन्हीं की बुनियाद, ये जो हेडिंग्स बनी हुई हैं वो नोट्स की हेडिंग के मुताबिक बनी हुई हैं। तो वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो।